हेलो गाइज, ऐसे के टॉपिक में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे या नहीं, या सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप इंग्लिश में कितना एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, आप इंग्लिश में कितना एक्सपर्ट हैं सिर्फ इस बात पे आपका एस्से में कितना स्कोर करते हैं डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आप उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आप एस्से में एक्सपर्ट हैं, राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट हैं, तब तो एस्से में स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं, राइटिंग स्किल में आप अगर एक्सपर्ट नहीं हैं, तो क्या आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं? सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसके लिए कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उसको आपको पूरा करने की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं एक एग्जाम्पल से सबसे पहले समझाता हूँ कि अगर आपको एक मकान बनाना है, 2 BHK का कोई घर बनाना है, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए तो वो आपको एक लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स एंड सारे कंपोनेंट्स का आपको लिस्ट देंगे और साथ में वो बता देंगे आपको 50 लाख 60 लाख इस तरह से आपका एक जो बजट आएगी। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास 50 लाख 60 लाख का बजट नहीं है तो क्या आप एक घर नहीं बना सकते हैं 2 BHK का? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इसके लिए हज़ारों ऑल्टरनेट्स अवेलेबल, किस तरह से कैसे उसमें कर सकते हैं, क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, हम उस बात पे डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ हम इस बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसे का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्कोर मैक्सिमम करने के लिए, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको बेस बना के आप मैक्सिमम स्कोर ऐसे में कैसे हासिल कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ऐसे में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के लिए क्या प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। आनंद सर ने एक वीडियो लेक्चर्स लिए हैं, आप बैंक क्विज के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एस्से के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे पे डिटेल में आनंद सर ने आपको बताए हैं। यहाँ ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको जो वेरियस तरह के जो आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका करेंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। इसके अलावा जो आपको जो है ग्रामर में आपको काफ़ी जो है साउंड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको जो वोकैबुलरी में कमांड होने की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे पे आपको कमांड होना से जो है आपको ऐसे में काफ़ी हेल्प मिलता है। अब डेटा माइनिंग का आपको जो नॉलेज अच्छा होना चाहिए, स्किल डेटा माइनिंग से रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छा आपका होना चाहिए। हेल्दी थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे का होता है कंप्लीटली थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड होता है। तो अब ये सारे जो बेसिक कंपोनेंट हो गए ऐसे में स्कोर अच्छा करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारे तो एक्सपेक्टेशंस है ऐसे में स्कोर अच्छा करने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक्सपर्ट हैं इंग्लिश में तो एक्सेलेंट है, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ हम यहाँ पे हम इस बात पे चर्चा करेंगे, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस को बेस बना के आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसको बेस बना के ऐसे में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे हासिल कर सकते हैं। और रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपके प्रेजेंट में एज ऑफ नाउ आपकी जो राइटिंग स्किल है, जो भी लेवल है, पुअर है, एवरेज है, बिलो है, हायर है, अपर है, जो भी स्टैंडर्ड है आपका राइटिंग का, आपका नॉलेज बेस, ग्रामर पे कमांड, वोकैबुलरी पे कमांड, आपने पहले कोई मेंस का एग्जाम लिखा है नहीं लिखा है, पहले से आपने कोई प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, ये सारे आपके एक तरह के रिसोर्सेज हैं। आप में से सारे स्टूडेंट का जो है ये लेवल डिफरेंट होगा। ये सारे स्टूडेंट का किन्हीं का राइटिंग स्किल डिफरेंट होगा, किन्हीं का ड्राफ्टिंग डिफरेंट होगा, किन्हीं का नॉलेज बेस डिफरेंट होगा, किन्हीं का ग्रामर पे कमांड डिफरेंट होगा, किन्हीं का जो वोकैबुलरी पे कमांड डिफरेंट होगा, किन्हीं का प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, कोई जो है यूपीएससी का लिख चुके होंगे, कोई जो आपका जो है एमबीए का, या फिर साउथ इंडियन जो कि इंग्लिश में कमांड जनरली अगर ये देखा जाता है कि कमांड ज़्यादा होता है, ऐसे तो आप में से सभी लोगों का ये लेवल डिफरेंट होगा। तो वो एक तरह का रिसोर्स है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको बेस बना के मैक्सिमम कैसे ऐसे में हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके पहले अब ये हम इसके में आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ऐसे का 360 डिग्री में एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ऐसे का टोटल जो है 360 डिग्री में उसे समझने की जरूरत है, उसके सारे सराउंडिंग एरियाज के इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल, ऐसे जो होता है आपका प्रिडिक्टेबल बाय नेचर होता है। आपको प्रीवियस के जो ऐसे टॉपिक्स हैं एसबीआई में, जो भी ऐसे का टॉपिक पूछा गया है ओवर द ईयर्स, आप बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल में बस आप टाइप किए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और गूगल में भी आप टाइप कर सकते हैं प्रीवियसली ऐसे आस्क्ड इन एसबीआई पीओ, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आप वहाँ पे नोटिस कीजिए ऐसे जो ओवर द ईयर्स पूछा गया है एसबीआई पीओ में, वो काफ़ी जनरलिस्टिक बाय नेचर और प्रिडिक्टेबल एक तरह का होता है।
और इसको बेस बना के एक्सपर्ट्स ने जो हमारे बैंक की वेबसाइट पे मोस्ट प्रोबेबल ऐसे टॉपिक का लिस्ट देते हैं। इवन प्रीवियसली जो 2020 में ऐसे का लिस्ट दिए थे, वो टॉपिक जो है सेम टू सेम वो मैच किए हैं आपके SPAPO के ऐसे टॉपिक्स में। यहाँ पे एक बात और भी होती है कि जो टॉपिक का मैच करना, यहाँ पे देखिए दो बातें होती हैं। एक होता है सेम टू सेम मैच करना, एक होता है आपका कोरिलेटेड होना। मैक्सिमम टाइम आपका ये कोरिलेटेड होता है। एग्जांपल से आप समझिए, अगर आपको कोविड के ऊपर अगर कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ लिख दें कोविड के ऊपर, जैसे स्कूल के में बच्चों के टाइम में होता है कि आप कोविड के ऊपर जो निबंध लिखिए, ऐसा नहीं होता। वो कोई ना कोई डायमेंशन अटैच कर देते हैं। जैसे कोविड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोविड का इकोनॉमिक रिवाइवल में, कोविड के बाद जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आप जो है डिटेल एक्सप्लेन कीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ा है कोविड का, मेडिकल में क्या फर्क पड़ा है, एग्रीकल्चर में क्या पड़ा है, जॉब सेक्टर्स में क्या पड़ा, एजुकेशन में क्या चेंजेस आया। इस तरह के जो अनलिमिटेड डायमेंशन है, वो कोई सा भी डायमेंशन पूछ सकते हैं, किसी भी एंगल को वो ट्विस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए आपको ये जरूरत पड़ती है कि आप अपने स्किल को इस तरह से डेवलप कीजिए ताकि जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको बड़े अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं कि जो एक तो ये पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल होता है, जो ऐसे का टॉपिक्स होता है एक तरह का वो प्रिडिक्टेबल होता है। सेकंड, आपका जो ऐसे का टॉपिक 2 से 3 पूछते हैं। सम years SBI has asked 2 essay topics. Out of those you were required to write only 1 essay topic, and in some year they have asked 3 essay topics. For that too you are required to write only 1 essay topic. तो 2 से 3 ऐसे टॉपिक आपको ये एक तरह का लिबर्टी जो यहाँ मिल रही है, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में आपको ये लिबर्टी मिल पाती है। दूसरे सेक्शंस में, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये लिबर्टी आपको कभी भी नहीं मिल पाती है। अब इसका तो अब यहाँ पे ये हो गया एक प्रिडिक्टेबल होता है नीचे का, दूसरा हो गया 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। तीसरा जो आपका है कंपोनेंट वो है कि ऐसे आपका ओपन एंडेड होता है। जी हाँ, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब जो नॉलेज बेस आपके पास अवेलेबल है, जो टॉपिक पूछा गया उसको आप किसी ना किसी तरह से फ्रेम करके आप आंसर लिख सकते हैं। मतलब जो पूछा गया है सेम टू सेम 100% उसके बारे में 360 डिग्री में नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है, जो पहले से जो डेटाबेस है, उसको बेस बना के आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे का लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसका कोई बेस नहीं होता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, दैट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट। तो ऐसे में भी वैसे ही बात है, कितना आपको नॉलेज है, कितना फैक्ट एंड फिगर है, एग्जाम हॉल में जो भी टॉपिक पूछा गया है, वेदर वो न्यू है, आपका ओल्ड है, या जो इन्फॉर्मेशन उससे कोरिलेट कर रहा है, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो डिसाइड करेगा आपके मार्क्स, ना कि आपके कंप्लीट कि कितना फैक्ट एंड फिगर आपको उसके बारे में पता है। अब हम जो ये सारे जो बेसिक आपके कंपोनेंट्स हैं आपके एसए से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप देखिए कि एसए के टॉपिक भले ये आपका जो है ओपन एंडेड बाय नेचर है, लेकिन ओपन एंडेड होने के बाद भी एसए का जो टॉपिक पूछते हैं उसका एक पैटर्न है। ये पैटर्न इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चाहे लाइफ में चाहे कोई भी चीज़ें होती है तो हर एक चीज़ों का अपना एक पैटर्न होता है, चाहे वो कितना भी ओपन एंडेड क्यों ना हो। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। SBAPO आप ज्वाइन करने वाले हैं, कोई सा भी बैंक के ब्रांच में कि एक दिन में कैश का कितना ट्रांजेक्शन्स होगा, नोबडी नोज। कितना कस्टमर्स कैश निकालने आएंगे, कितना वो जमा करेंगे, कौन कस्टमर कितना दिन भर में, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आएंगे, नथिंग इज प्रिडिक्टेड, आई मीन फिक्स्ड, एवरीथिंग इज वल्नरेबल। तो कितने कस्टमर आएंगे, कितना जमा करेंगे, कितना निकालें, दिन भर में कितना, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन फिर भी कैश मैनेजमेंट करने के लिए बैंक के पास एक लिमिटेशन होता है। हर ब्रांच के कैश का जो है एक लिमिट होता है कि आप इतना कैश से ज़्यादा आप उस ब्रांच में नहीं रख सकते। छोटा ब्रांच हो, बड़ा ब्रांच हो, मीडियम ब्रांच हो, लार्ज स्केल का ब्रांच हो, जिसका जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो जो कैश वो ब्रांच में रखते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करता है कैश इन एनी पर्टिकुलर वर्किंग डे, उस ब्रांच को जो है कैश रेमिट करना पड़ता है कैश मीटिंग्स को। और अगर कैश अगर ये कम पड़ गई, मान लीजिए आपका कम पड़ गई, तो वेरी नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग जो आपको मंगवाना पड़ता है, कैश रेमिटेंस आपको मंगाना होता है। मतलब आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते जो आपको लिमिट दिया गया ब्रांच में। और इवन इसके लिए ये रहता है कि अगर बैंक का कंडीशंस रहेगा, छोटे ब्रांच से बड़े ब्रांच से आपको कोई कस्टमर को बहुत बल्क में डिपॉजिट निकालना है तो उसको पहले इंटीमेट करना पड़ता है। कई तरह के फ्रेमवर्क्स रहते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे कितना भी अनप्रेडिक्टेबल कोई भी एरिया हो, एक पैटर्न रहता है। क्योंकि कैश मैनेजमेंट जो बैंक ब्रांचेज में करते हैं वो एक पैटर्न रेगुलर होती है, जिसके कारण से ये अच्छे से मैनेज हो जाती है। वैसे ही
यहाँ पे एसए का टॉपिक का जो वो पूछते हैं ये कंप्लीटली ओपन एंडेड होने के बाद भी एक पैटर्न के तहत ही ये फॉलो होता है। हमारे एक्सपर्ट जो एसए का प्रोबेबल टॉपिक्स देते हैं वो इन सारे डायमेंशन को देख के देते हैं। आप अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इसको पूरी तरह से कमांड इस पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एसए के टॉपिक का जो है कुछ बैकबोन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इकोनॉमिक अफेयर्स, अगर इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड आपने जो है इसका फंडामेंटल, इसका फैक्ट एंड फिगर, इसके इशूज़, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, इस सारे को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इकोनॉमिक अफेयर्स के सराउंडिंग से कोई सा भी एसए का टॉपिक आता है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर फ्रेम कर लेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे से फ्रेम कर लेंगे। तो वैसे ही आपको जो है इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स, ट्रेडिशनल टॉपिक कुछ होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, चाइल्ड लेबर, ये सारे टॉपिक्स। अगर इन सारे टॉपिक्स पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा कि कोई सा भी टॉपिक आएगा तो आप सराउंडिंग कहीं ना कहीं से आप उसमें इंक्लूड करके जो है इनसे बहुत अच्छा फ्रेम करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपके सामने जो खड़ा हुआ है, अगर आपके पास नॉलेज जितना अभी तक में आपके पास नॉलेज है, जितना अभी तक हमें आपने प्रिपेयर किया है, उसको बेस बना के आप मैक्सिमम स्कोर कैसे एसए में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क तो आपने सारे कुछ देख लिया। अब यहाँ जरूरत है कि आपके पास एक और सबसे बड़ा लिमिटेशन जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो है आपका टाइम का और फोकस का। आपके पास जो अभी जैसे एसबीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ, साथ में आपका नाबार्ड का चल रही है, साथ में आपका NISCL का चल रही है, साथ में आपका PFRDA का चल रही है, साथ में आपका NPS का चल रही है। इसी तरह के कई सारे वैकेंसी अभी आने वाले भी है और ईच एंड एवरी वन आप में से अधिकांश लोग जो है कोई एक एग्जाम को 100% उसी पे डेडिकेटेड नहीं रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं 1 2 3 लिखते हैं एग्जाम्स अलग, तो वहाँ पे आपके आप ये समझिए एक्चुअली जितने जो अलग अलग एग्जाम्स लिखते हैं वो जरूरी भी है, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था कि अर्जुन की तरह जो है आप किसी एक मछली के आंख पे आप जो फोकस रहिए आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये डायमेंशन में ये थ्योरी प्रिंसिपल जो आपका फिट नहीं बैठती है, आपको अलग अलग एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं। या दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपके साथ लिमिटेशन ये खड़ा हो जाता है कि एक एग्जाम में आपके प्री मेंस इंटरव्यू कुछ ना कुछ चेंजेस सभी में रहता है। सारे एग्जाम में जो थोड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर, गेम चेंजर, बहुत तरह की बातें जो अलग अलग डिफरेंट होती है। जैसे आपका SBIPO में जो है प्री मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जबकि दूसरे में है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। कल के वीडियो में हमने आपका डिटेल डिस्कस किया इस बारे में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आता है कि आपके पास लिमिटेशन क्या है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में आपको इतने सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, इतने सारे आपको एक्सपर्टीज हासिल करने हैं। अब इतना सारा कुछ करने के लिए आपके पास फोकस की भी जरूरत है। इसमें फोकस के भी आप में से कई सारे जो वर्किंग का एक्सपीरियंस भी होता है, टाइम ही बहुत ही कम होता है और इवन 24 घंटे के बाद अवेलेबल भी है। तो 24 घंटे काम कहाँ होती है, उसमें तो 10 घंटे अप्रोक्स आपके तो नॉर्मल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। जैसे सोने में है, रेगुलर वर्क होते हैं, नहाने धोने, जो डेली का शेड्यूल होता है, ये सारी चीजें मतलब कुल मिला के आपके 14 घंटे तक मैक्सिमम आप जो है काम कर सकते हैं। डैट टू 100% फोकस के साथ 14 घंटा पॉसिबल नहीं होता। तो इतने कम समय में आपके इतने कम टाइम में और ऊपर का नंबर ऑफ डेज भी आपके लिमिटेड होता है, इतने सारे डायमेंशंस है। तो यहाँ पे आपको जरूरत ये पड़ती है कि आप अपने एक्सपर्टीज को दूसरे से मतलब आउटसोर्स कर सकते हैं। मतलब ये जैसे अभी मैं आपको ये सारा एनालिसिस जो बता रहा हूँ, अगर आप सोचिए ये सारा एनालिसिस आप अगर अपने एंड पे खुद से करने की कोशिश करें तो आपको कितना लंबा वक्त लगेगा, जो अभी एनालिसिस मैं आपको खुद बता रहा हूँ। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आप अपना ये टाइम जो है सेव कर रहे हैं, आप अपना ये टाइम जो है किन्हीं और के द्वारा जो है आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं। जो टाइम आपका लगने वाली थी इस एरियाज में, वो टाइम आप किसी न किसी दूसरे के द्वारा वो करवा रहे हैं। सेम वैसे ही डिस्क्रिप्टिव के कंप्लीट ये प्रिपरेशन का जो फ्रेमवर्क है, वो सारे क्या क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, जो अभी हमने डायमेंशन बताया, वो सारे पे बैंकविज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, सुपर स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। यहाँ पे आपके सारे तरह के फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं ओवर द ईयर्स, कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के बेस पे, उनके फीडबैक के बेस पे, उनको जो दिक्कतें आती है, मॉडल एसे, मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज एसे का, लेटर का, फुल मॉक का, आपके जो आउटलाइन एसे लिखने के लिए, वीडियो लेक्चर्स, फंडामेंटल्स, आर्टिकल्स, इच एंड एवरीथिंग जो है एज ए टूल्स प्रोवाइड करते हैं बैंकविज। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ आप सिंपली बैंकविज की वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप बैंकविज की वेबसाइट पे आपका जो है फ्री मॉक्स अवेलेबल है एससी का, आप वहां जाके अटेम्प्ट कीजिए। आपका जो इंटरफेस मिलेगा वो एक्चुअल एग्जाम की तरह इंटरफेस आपको यहाँ मिलने वाली है।
वो और जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आपका इवैल्यूएशन भी आपको जो सेम 24 आवर्स के विद इन जो है आपको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। इवैल्यूएशन भी आपको वहीं डैशबोर्ड पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मॉक टेस्ट से आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि आपका एज ऑफ नाउ लेवल क्या है वो सबसे पहले पता लगेगा। और ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपना लेवल पता नहीं होगा आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप इसको जो है काफ़ी अच्छी, आप पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। आप अपना कंप्लीट एक शॉर्ट एनालिसिस हो जाएगा आपका कि ऐसे में आपका कहाँ दिक्कतें आती है, किस तरह की दिक्कत आती है, वेदर आपका आंसर फ्रेम करने में आती है, बॉडी में आती है, इंट्रोडक्शन में आती है, कंक्लूजन में आती है, आपका फैक्ट एंड फिगर में कमी है, क्योंकि सभी का जो है स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होता है। जब आप ये मॉक टेस्ट लेंगे तो आपको ये सारे एरियाज के बारे में, आपके खुद के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं और सारे आपके जो प्रोसीजर हो गए, टाइम टेबल हो गए, वो वर्किंग शेड्यूल होगा एसए के लिए, वो सारे उसके प्रपोजन जो है आपको तैयार किए जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए आपके ये जो टोटल एनालिसिस से तो किस तरह से फायदा मिला है, और साथ में ये टोटल एनालिसिस के बाद जो है आप एसए के लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार करें अपने लिए। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पुट कीजिए, हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई करेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच।